नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर हमें पता चला कि गड़बड़ी हो रही है तो हम पूरी प्रक्रिया को ही खारिज कर देंगे, रद्द कर देंगे। इसके लिए आप तैयार रहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर के वकील गोपाल शंकर नारायणन से कहा कि अगर आपकी बातों में दम होगा तो हम पूरी प्रक्रिया को खारिज कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, तब भी इस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देने का हमारे पास अधिकार है। आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड को दस्तावेजों में शामिल ना करने की चुनाव आयोग की दलीलों को कोर्ट ने आड़े हाथों लिया और कह दिया कि आप आधार और एपिक कार्ड दोनों को शामिल कीजिए। सुनवाई और दलीलों को देखकर ऐसा लगता है कि एक गहरी साजिश वोटर के साथ की जा रही है। चुनाव आयोग हर तरह से उसे जरूरी बताने में लगा है, लेकिन उसकी दलीलें कानूनी और नैतिक रूप से किसी को आश्वस्त नहीं कर रही हैं। यह पूरा अभियान इस दया और कृपा दृष्टि पर चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई, रद्द नहीं किया। कोर्ट ने अब यह भी संकेत दे दिया कि अगर गड़बड़ी पाई गई, याचिकाकर्ता की बातें सही निकली तो बिहार का पुनरीक्षण रद्द भी किया जा सकता है। इसके लिए तैयार रहें। क्या अब भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लगता है कि एसआईआर कराने की नैतिक शक्ति उनके पास है? इतने बड़े अभियान पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की। इतने सवाल उठे, उन सवालों को प्रेस में आकर क्रमवार जवाब तक नहीं दिया। बताना चाहिए कि वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर वो क्यों अड़े हुए हैं। आयोग ने 21 जुलाई को अपने जवाबी हलफनामे में कहा कि वह आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड को स्वीकार नहीं करेगा। अपनी जिद में आज चुनाव आयोग ने मोदी सरकार की सबसे बड़ी योजना को कटघरे में खड़ा कर दिया। बार एंड बेंच ने रिपोर्ट किया है कि आयोग के वकील ने कहा कि राशन कार्ड में बड़े पैमाने पर समस्याएं हैं, इसलिए उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब केंद्र सरकार को भी सामने आकर कहना चाहिए कि राशन कार्ड की क्या इतनी रद्दी विश्वसनीयता है कि आयोग उस पर यकीन नहीं कर पा रहा। अगर राशन कार्ड ही विश्वसनीय नहीं है तो फिर वह सरकार कैसे लाखों करोड़ रुपए की योजना इसके दम पर चला रही है। इन पोस्टरों का मोदी सरकार ने कितना प्रचार किया कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। 2020 में 1,70,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने इस पर खर्च किया। 25-26 में 2 लाख करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है। लाखों करोड़ रुपए की योजना राशन कार्ड के आधार पर लोगों तक पहुंच रही है और उसी पर चुनाव आयोग को यकीन नहीं। तब फिर सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 लाख करोड़ की योजना में जमकर लूट चल रही है। फर्जी राशन कार्ड के सहारे अनाज उठाकर बेचा जा रहा है और पैसे लूटे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर राशन कार्ड फर्जी हो सकता है, आधार फर्जी हो सकता है, वोटर आई कार्ड भी फर्जी बन सकता है। आप 11 दस्तावेज मांग रहे हैं, उनमें से कोई भी दस्तावेज फर्जी बन सकता है। आप आधार और एपिक कार्ड को शामिल कीजिए, यही मानकर चलिए कि ये सही दस्तावेज हैं। अगर गलती पाई गई तो उस आदमी के मामले के हिसाब से देखा जा सकता है। 28 जुलाई की सुनवाई में आयोग ने जिस तरह से कहा वह काफी है यह समझने के लिए कि आयोग के पास एसआईआर के पक्ष में ठोस कानूनी दलील और नैतिक दलील नहीं है। आज की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी कंफ्यूजिंग रही। पहली बात तो ये कि सुनवाई बहुत जल्दी में हुई, जब जज लोग अपने लंच पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे और क्योंकि मामला बहुत इम्पोर्टेंट था तो बहुत से वकील थे। उसमें जल्दबाजी में कुछ बातें कही गई जो काफ़ी क्लियर नहीं हैं। एक बात तो ये कही गई कि लगा कि जज लोगों ने जो इलेक्शन कमीशन का एफिडेविट है वो ठीक से शायद नहीं पढ़ा था, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये आधार और वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड के लिए तो चुनाव आयोग मान गया है, जो कि बिल्कुल नहीं माना है। उन्होंने अपने एफिडेविट में ख़ास तौर पे खुल के लिखा है कि हम इनको नहीं मानेंगे और किस वजह से नहीं मानेंगे वो भी उन्होंने उसमें लिखा है। तो उसके बाद फिर जब हमारे वकीलों ने कहा कि आप इनको कहिए कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल छापे नहीं जब तक हियरिंग ना हो जाए, तो उस पर बेंच ने ये कहा कि वो ये तो अभी ड्राफ्ट ही है और फाइनल होने से पहले तो हम कुछ इस बारे में बात करेंगे, अगर ड्राफ्ट में कोई गलती होगी
तो हम अगर कोई गलती दिखेगी या हम मानेंगे कि कोई गलती हुई है तो हम इसको बंद करने में कोई हिचकेंगे नहीं। ये आश्वासन जैसी चीज़ कोर्ट ने दी है, लेकिन ये बड़ा अजीब था कि कोर्ट ने इस केस की इम्पोर्टेंस को लगता है नहीं समझा, क्योंकि ऐसे केस को तो सुनना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। हम तो सोच रहे थे कि इस पर पूरी सुनवाई होगी, इतनी मेहनत से बहुत लोगों ने इस पर काम किया हुआ है, इसकी वजह से बहुत लोग परेशान और एंग्शियस हैं, लेकिन ये लगा कि कोर्ट इसको एक रेगुलर केस की तरह सोच रहा है कि अब उन्होंने कहा कि आप हमें कल सुबह 10:30 बजे बताइएगा कि आप अपनी दलीलें रखने में कितना समय लगाएंगे और उसके हिसाब से हम इसकी तारीख फ़िक्स करेंगे। तो आज की हेयरिंग के बाद कोई अगली तारीख फ़िक्स नहीं है, वो कल सुबह 10:30 बजे जब वकील लोग ये बताएंगे कि हमें कितना समय चाहिए, उसके बाद बेंच के लोग अपने आप इसको फिक्स करेंगे। ये 10:30 बजे भी सुबह ये कोई फिक्स नहीं होगा, उसके बाद ही हो सकता है कल दिन में या कल शाम तक पता लगे कि अगली तारीख कब है। तो यही आज की हेयरिंग का तो मतलब निकाला जा सकता है। एडीआर ने 500 से अधिक पन्नों की समीक्षा याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, कई गंभीर सवाल उठाए हैं। इस याचिका को पढ़ने से भी कई बातें साफ हो जाती हैं। हम इस वीडियो में उसके बारे में बात कर रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप बड़े पैमाने पर लोगों को वोटर लिस्ट से नहीं निकाल सकते, आपको सभी को शामिल करना है। कोर्ट ने आग्रह किया कि आधार को शामिल कीजिए। 11 साल से मोदी सरकार सत्ता में है और उसकी सबसे बड़ी योजना का यह हाल है। जिस राशन कार्ड के आधार पर 2 लाख करोड़ का अनाज लोगों को बांटा जा रहा है, उसी पर चुनाव आयोग विश्वास नहीं करता। अंधेर नगरी जैसा हाल हो गया है भारत का। बिहार में जो हो रहा है उसे लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, अगर उससे लोकतंत्र कमजोर होता है, मतदान का अधिकार असुरक्षित होता है, तो हर किसी को इसकी प्रक्रिया में, इससे जुड़े सवालों में दिलचस्पी लेनी चाहिए। बिना वोट के अधिकार के आप कागज का टुकड़ा भी नहीं रह जाते, इतना याद रखिएगा। हमें पता है कि बिहार के एसआईआर के वीडियो कम देखे जा रहे हैं। क्यों कम देखे जा रहे हैं, जबकि यह कितना जरूरी मसला है और 2-4 यूट्यूबर ही इस पर काम कर रहे हैं। मेरे नाम से ही एआई से दर्जनों नकली चैनल बना दिए गए हैं, आप लोग भी कंफ्यूज होकर उसे देख जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। इसके बाद भी इस कार्यवाही का दस्तावेज तैयार करना होगा, ताकि आपको एक दिन इसका अफसोस तो हो सके कि इतना कुछ हो रहा था देश में, बिहार में, आप बेखबर रह गए। हम उस दिन के लिए यह वीडियो बना रहे हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार को नाच गाने की तरह मनोरंजक और आकर्षक नहीं बनाया जा सकता है। इसकी जानकारियां आपकी एकाग्रता का इम्तिहान लेंगी, लेकिन तब भी आपको एक एक बात को कई बार सुनना चाहिए, हर सवाल को ध्यान में रखना ही होगा। एसआईआर के काम में बड़ी संख्या में 12 राजनीतिक दलों के एजेंट को शामिल किया गया है। इनकी क्या भूमिका रही, इन्होंने किस तरह की गड़बड़ियां देखी, एक दल का एजेंट और दूसरे दल के एजेंट के बीच किस तरह की प्रतिस्पर्धा थी, इसकी जानकारी मीडिया में नहीं आई, कम से कम ना के बराबर ही कही जा सकती है। बीएलओ की भूमिका को लेकर कुछ ही हलकों में सवाल उठे या पता चला कि ये कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन इस काम में बड़ी संख्या में जो पॉलिटिकल एजेंट लगाए गए उनके बारे में पता ही नहीं चला। यह बड़ा सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिस पार्टी के पॉलिटिकल एजेंट बीएलए ज्यादा होंगे उसे किसी प्रकार की बढ़त मिल सकती है। हम सवाल पूछ रहे हैं। एसआईआर के काम में बीएलओ से भी 2 गुनी संख्या में बीएलए लगाए गए हैं। इनकी कुल संख्या 1,60,000 से अधिक है। सबसे ज्यादा बीएलए बीजेपी के हैं, 53,338। इसके बाद सबसे अधिक बीएलए की नियुक्ति राजद ने की। जनता दल यूनाइटेड के 36,550 बीएलए नियुक्त किए गए। हम और दलों को नहीं जोड़ रहे हैं, सिर्फ जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी को मिला दें तो इनके एजेंटों की संख्या 1 लाख से अधिक हो जाती है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से 47,506 बीएलए नियुक्त किए गए और कांग्रेस की तरफ से 17,549। इन 2 दलों को मिलाकर 65,055 की संख्या होती है, जो बीजेपी और जदयू के बीएलए के मुकाबले बहुत कम है। 1,60,000 बीएलए इस काम में हैं।
उसमें से 1 लाख से अधिक केवल बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के हैं। चुनाव आयोग के अपने BLO सिर्फ 77,895 ही हैं। इनके सामने राजनीतिक दलों के BLA काफी बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। 12 जुलाई के प्रेस नोट में PIB ने जानकारी दी कि 4 लाख वॉलंटियर इस प्रक्रिया में आयोग की मदद कर रहे हैं। ये वॉलंटियर क्या किसी राजनीतिक दल से जुड़े थे? इनका चयन कैसे हुआ, इसे लेकर हमें जानकारी नहीं मिली। एक बात सोचिए, जब टिकट मिलने के बाद विपक्ष के उम्मीदवारों को कई प्रकार से मैनेज किया जाता है, छापे पड़ने लग जाते हैं, तो जमीन पर अगर BLA को भी कहीं मैनेज कर लिया गया होगा तब इसका क्या असर पड़ेगा? इसका जवाब आयोग से नहीं, विपक्षी गठबंधन से भी है कि वे अपने BLA पर कैसे नजर रख रहे थे। भीतरघात का खेल समझते होंगे तो आपके लिए समझना मुश्किल नहीं। किसी भी वोटर को, किसी भी नागरिक को इन बातों को लेकर परेशान होना चाहिए। जब वोट करने का अधिकार ही सबसे ऊपर नहीं होगा, संदेहों से ऊपर नहीं होगा, तो जिस वोट से आप सरकारें बदलते हैं, अहंकारी और भ्रष्ट नेताओं को कुर्सी से उतार देते हैं, वह सब नाम का रह जाएगा। तब क्या आप भारत के लोकतंत्र में गर्व कर पाएंगे? क्यों चुनाव आयोग और कानून मंत्रालय अलग अलग भाषा बोल रहे हैं? ऐसी रिपोर्ट आपको दैनिक जागरण, हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी, जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव के आयुषी कार और नितिन सेठी ने निकाली। क्या चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय से SIR को लेकर सुझाव मांगा था? इसका जवाब है मांगा था। इतने बड़े अभियान के लिए आयोग और कानून मंत्रालय के लिए संवाद हुआ। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की आयुषी कार ने RTI दायर की, तो जवाब में कानून मंत्रालय ने कहा है कि बिहार के पुनरीक्षण के मामले में उसने चुनाव आयोग को दिए गए किसी भी प्रकार के सुझाव का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। अब बताइए, एक तरफ आयोग और सरकार चाहते हैं कि लोग अपने कागज संभाल कर रखें, अपनी नागरिकता और मतदाता के अधिकारों को बचाए रखने के लिए सभी प्रकार के रिकॉर्ड साबित करें, लेकिन दूसरी तरफ कानून मंत्रालय ने ही अपने रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखे। कानून मंत्रालय ने यह नहीं कहा कि कोई सुझाव नहीं दिया, बल्कि यह कहा कि जो सुझाव दिया गया उसे चुनाव आयोग द्वारा दी गई फाइल में डाला गया, फाइल लौटा दी गई। सरकार के मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर के तहत फाइलों को पक्के तरीके से मेंटेन किया जाता है। हर आंतरिक बहस, सुझाव, टिप्पणी और संचार का नंबर दर्ज किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। अगर कोई कागज या फाइल मिसिंग हो तो मंत्रालय को FIR दर्ज करानी होती है, क्योंकि यह एक आपराधिक घटना है। जो अधिकारी कागज नहीं रखते उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है, नौकरी से निकाले जा सकते हैं। यह सब आपको जानना चाहिए। अगर यह जवाब है तो फिर किसी भी सवाल के जवाब की उम्मीद आप छोड़ दीजिए। कानून मंत्रालय अपने जवाब का रिकॉर्ड नहीं रखेगा, आयोग की फाइल में डालकर भेज देगा। आपसे कह रहा है मां बाप के जन्म का प्रमाण पत्र लेकर आइए। किसी को इस बात का जवाब नहीं मिल रहा कि जून 2024 से नवंबर 2024 के बीच 5 महीने लगाकर बिहार में वोटर लिस्ट का समरी रिवीजन हुआ। उसमें ऐसी क्या भयंकर गड़बड़ी मिल गई कि पूरे राज्य में वोटर से प्रमाण पत्र मांगा जाने लगा है कि आप भारतीय हैं या नहीं। ADR ने अपनी याचिका में लिखा है, उसे पढ़कर आप काफी कुछ इस प्रक्रिया के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं आयोग ने क्या जवाब दिया, ADR ने उस पर क्या सवाल उठाए। इस मामले में जब अगली सुनवाई होगी तब साफ हो जाएगा कि किसके सवाल में दम है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने, ADR ने एक बड़ा आरोप यह भी लगाया है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के पूछे गए सवालों का पैरा बाई पैरा यानी क्रमवार जवाब नहीं दिया है, यानी एक एक बिंदु का अलग से विस्तार से जवाब नहीं दिया। ADR की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने याचिका दायर की है। इस याचिका को पढ़ने से साफ हो जाता है कि कोर्ट के सामने किस तरह के सवालों को लेकर बहस हो रही है। पहला सवाल यही है कि क्या चुनाव आयोग के पास SIR कराने का अधिकार है। दूसरा सवाल इस अभियान की प्रक्रिया, तरीकों को लेकर पूछा गया है। और तीसरा सवाल समय को लेकर है, आपत्ति और अपील के लिए समय कम है। चौथा सवाल है, क्या चुनाव आयोग किसी की नागरिकता तय कर सकता है। चुनाव आयोग ने SIR और नागरिकता की जांच करने के सवाल के जवाब में कहा उसके पास फैसला करने का पूर्ण अधिकार है। अगर अधिकार है तो फिर 20 साल पहले 2003 में जब बिहार और झारखंड में SIR किया गया तब के आदेश और प्रक्रियाओं के बारे में आयोग ने हलफनामे में क्यों नहीं बताया। ADR ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि यह बात समझ नहीं आ रही कि चुनाव आयोग ने 2003 के SIR के आदेश और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी। आप भी पूछिए और समझिए, जो हो चुका है उसके बारे में चुनाव आयोग को बताने में क्या समस्या है। चुनाव आयोग इतना छुप छुपा कर क्यों काम कर रहा है।
इसलिए एडीआर की याचिका को पढ़िए, जानिए कि आपके मताधिकार को लेकर किस तरह से सवाल उठ रहे हैं। इस याचिका में कहा गया है कि एसआईआर के आदेश में प्रक्रियाओं को परिभाषित नहीं किया गया है। बिहार में एसआईआर के लिए 243 ईआरओ हैं और 2976 एईआरओ। इन्हें हिंदी में निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी कहते हैं। एसडीएम और एसडीओ को निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी बनाया जाता है। एसडीएम के पास लगभग कलेक्टर की तरह पावर होता है, लेकिन बिहार के निर्वाचन अधिकारी ने अपनी वेबसाइट पर अलग अलग जिलों के ईआरओ की लिस्ट प्रकाशित की है। इनमें अधिकतर एसडीओ स्तर के अधिकारी हैं, सब डिविजनल ऑफिसर। यही बीएलओ को नियुक्त करते हैं, उनके काम पर नजर रखते हैं। हर विधानसभा के लिए एक ईआरओ होता है। अगर पर्याप्त एसडीओ ना हो तो तहसील के अधिकारी को भी ईआरओ बनाया जा सकता है। एडीआर ने कहा कि एक ईआरओ को 3 लाख लोगों के फॉर्म हैंडल करने हैं। क्या इतने कम समय में वो न्याय कर पाएगा? एडीआर ने लिखा है असंभव है। इससे होगा यह कि ईआरओ मनमानी करेगा। ईआरओ को हिंदी में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी कहते हैं। आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है कि अगर ईआरओ को किसी वोटर पर संदेह होता है तो वह स्वतः संज्ञान लेकर नोटिस जारी कर देगा कि उसका नाम क्यों ना डिलीट कर दिया जाए। फील्ड जांच करेगा, दस्तावेज की जांच करेगा और फिर तय करेगा कि ऐसे वोटर का नाम लिस्ट में होना चाहिए या नहीं। इतने कम समय में यह संभव नहीं। 25 जून से लेकर 27 जुलाई के बीच बीएलओ के फॉर्म भरने को लेकर हड़बड़ी और गड़बड़ी की कई शिकायतें आईं। आपने अजीत अंजुम की रिपोर्ट देखी होगी और अन्य जगहों पर भी रिपोर्ट हुई है। कहीं पर बीएलओ ने बिना वोटर के दस्तखत के ही फॉर्म भर दिए, तो कहीं पर लोगों ने शिकायत की कि उनके माँ बाप का निधन हो गया मगर उनके नाम पर फॉर्म भरा गया। एडीआर का कहना है कि जल्दी जल्दी में फॉर्म भरने की प्रक्रिया में फ्रॉड की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जमीन की सच्चाई को नजरअंदाज कर चुनाव आयोग अपनी पीठ थपथपाने में लगा है। ईसीआई की गाइडलाइन में है कि बीएलओ पावती देगा, लेकिन नहीं दिया जा रहा। कई जगहों पर वोटर ने ऐसी शिकायत की है। एडीआर की याचिका पढ़ने से पता चलता है कि 1 जुलाई 2004 से लेकर 3 जनवरी 2005 के बीच पूर्वोत्तर के 7 राज्यों और जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण, इंटेंसिव रिवीजन हुआ। यह एसआईआर नहीं था। 2004 में पूर्वोत्तर में जो आईआर हुआ उसमें केवल पहली बार जो मतदाता बने थे उनसे दस्तावेज मांगे गए। इस काम में 6 महीने लगे। बिहार के केस में आदेश जारी होता है 24 जून को, काम शुरू हो जाता है 25 जून से। जिस काम को चुनाव आयोग ने 6 महीने में किया 2003 से लेकर 4 के बीच, उस काम को बिहार में 97 दिनों में कैसे कर सकता है? क्या इस दौरान किसी का नाम कट गया तो उसे आपत्ति दर्ज कराने 2 बार अपील करने का अवसर मिलेगा? इतना समय तो है नहीं, क्योंकि 1 सितंबर को अंतिम सूची आएगी और नवंबर में बिहार में चुनाव होने। इस कारण लाखों की संख्या में मतदाताओं के सामने नाम कट जाने का रिस्क पैदा हो जाता है। एडीआर ने इसी पर एक सवाल पूछा है कि 2023 में चुनाव आयोग ने देश भर के वोटर लिस्ट के समरी रिवीजन के समय एक मैनुअल जारी किया। आयोग ने इस मैनुअल की कॉपी को हलफनामे में नत्थी किया है। उस मैनुअल में साफ साफ लिखा है कि नामांकन की अंतिम तिथि से लेकर नतीजा आने के समय को छोड़कर बाकी सभी समय लगातार वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम चलता रहता है। इस मैनुअल में लिखा है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर चुनाव से पहले 6 महीने में यह काम नहीं होगा। मैनुअल की कॉपी दी है। यह आदेश सभी राज्यों के लिए था। अब बिहार में चुनाव तो नवंबर में होगा। आयोग ही मानता है कि चुनाव से 6 महीना पहले समरी रिवीजन नहीं होगा, तो अब क्यों एसआईआर किया जा रहा है? इतनी जल्दी क्यों? आयोग इस बात का जवाब नहीं दे पा रहा है कि 2025 में जो मतदाता सूची बनी है उसके आधार पर चुनाव क्यों नहीं हो सकता और चुनाव के इतना नजदीक एसआईआर क्यों होना चाहिए। आयोग का जवाब है बड़े स्तर पर शहरीकरण और माइग्रेशन हुआ, केवल नागरिक को ही वोट करना चाहिए, इसलिए एसआईआर करा है। यही नहीं, राजनीतिक दलों ने मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायतें की हैं, इसलिए एसआईआर करा रहे हैं। इस पर एडीआर ने सवाल पूछा है, यह बात सही नहीं है। इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, डेनोवो।